Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we are going to start our new series of lecture, and this series of lectures will pertain to law of tort. So before initiating my lecture, I would like to tell you that the law of tort is not an enactment. दरअसल ये हमारे पास एक्ट की सूरत में नहीं है, और जैसे कि हमारे पास दीगर और एक्ट हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, जिसमें हमें सेक्शन टू सेक्शन वाइज हर एक बात जो है बता दी गई है। इसी तरीके से हमारे पास जो है पीपीसी है, पाकिस्तान पेनल कोड, इसी तरीके से हमारे पास सीआरपीसी जो है, इसी तरीके से हमारे पास जो है सीपीसी जो या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो हमारे पास जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में। तो बेसिकली ये जो है कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है हमारे पास। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर मैं किसी को रेफरेंस देना चाहूँ कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप जाके सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़िए। वहाँ पर यह बात लिखी गई है कि आप प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर आपको सबसे पहले एक प्योर इंटरेस्ट डेवलप करना होगा उसी प्रॉपर्टी में। या अगर मैं कहना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कंसेंट जो है वो लाजमी है, तो मैं कहूँगा कि आप जाएं और सेक्शन 14 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 14 को पढ़िए, तो वहाँ पर आपको ये बात मिल जाएगी। मगर यहाँ पर मैं ख़ास स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं दे सकता। स्पेसिफिक रेफरेंस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारे पास कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। और हाँ, मैं एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि किसी भी जजमेंट का रेफरेंस दे सकता हूँ कि ये जजमेंट जो है इसमें इस केस को इस तरीके से सॉल्व किया गया और ये प्रिंसिपल्स हैं इसके। तो मैं जो हूँ वो किसी केस का हवाला दे सकता हूँ, मगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर आर्टिकल का हवाला नहीं दे सकता। तो मैं यही था कि ये जो है ये कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। अगर ये कोडिफाइड फॉर्म में होता तो यहाँ होता कि टॉर्ट एक्ट और उसके बाद एयर ऑफ इन्फोर्समेंट आता। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये टॉर्ट, देखते हैं कि ये टॉर्ट है क्या। सबसे पहले हम टॉर्ट को समझेंगे कि ये टॉर्ट है क्या, उसके बाद फिर हम दीगर जो है ये जो वर्ड्स में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन समझेंगे। तो टॉर्ट जो है ये फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में इसका मतलब जो है रॉन्ग है, रॉन्ग। बेसिकली ये लफ्ज़ जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और जैसे कि लैटिन लैंग्वेज से ये लफ्ज़ जो है ये डिराइव्ड किया गया है, और वो लैटिन वर्ड जो था वो था टॉर्टम। इसका मतलब था कि ट्विस्ट, टेढ़ा, ट्विस्ट। ट्विस्टेड यानी कि टेढ़ा। इसी तरीके से अगर हम साफ और शफाफ अल्फाज में बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रॉन्ग। मगर रॉन्ग जो है, रॉन्ग तो भाई किस टाइप का रॉन्ग? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि रॉन्ग है, मगर किस टाइप का रॉन्ग? हम कब कहेंगे कि भाई इस फलां बंदे ने जो है वो रॉन्ग कमिट किया है? अगर हम टॉर्ट में कहना चाहें और अगर हम लीगल सूट फाइल करना चाहें तो किस टाइप का रॉन्ग? तो ये जो फ्रेजर है, फ्रेजर ने एक डेफिनेशन दी है टॉर्ट के हवाले से, उसमें हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे कि कौन सा रॉन्ग। अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इन रिम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो लफ्ज़ है लीगल राइट, अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, यानी कि टॉर्ट तभी ही होगा जब आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाए, आपका लीगल राइट क्या हो जाए, वायलेट हो जाए, तो तभी हम कहेंगे कि भाई जो है वो रॉन्ग कमिट हुआ है। तो लीगल राइट का होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो बहुत से राइट हैं, हमारे पास लीगल राइट हैं, मॉरल राइट हैं, इसके साथ साथ जो सोशल राइट्स हैं और रिलीजियस राइट्स हैं, मगर जो हम देखेंगे वो होगा लीगल राइट। आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ है? लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो आप तभी क्या कंपनसेशन ले सकते हैं। टॉर्ट फीजर से आप तभी कंपनसेशन ले सकते हैं जब आपका लीगल राइट वायलेट होगा भाई। तो लीगल राइट्स बेसिकली आर दोज राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। तो इसी तरीके से, और ये राइट इन रिम को समझना भी बहुत ज़रूरी है।
लीगल राइट इन रिम, यानी कि वो राइट जो आप पजेस करते हो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी शख्स अंदर विदाउट परमिशन नहीं आ सकता, और अगर कोई भी शख्स कोई भी हो वो विदाउट परमिशन अंदर आ जाए और अगर वो ड्यूटी बाउंड ना हो, तो हम कहेंगे कि उस बंदे ने रॉन्ग कमिट किया है, सिविल रॉन्ग कमिट किया है। तो इसी तरीके से ये राइट इन रिम और राइट इन पर्सनम, ये दोनों लाजमी है। राइट इन पर्सनम, द राइट विच कैन बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट में आपने मुझे बताया कि भाई अब मैं आपको अपना घर दूंगा, अब आप नहीं दे रहे हो, मेरा राइट है कि आप अपना घर आप मुझे दे दो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इट इज द राइट इन पर्सनम। और राइट इन रिम, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई भी ताकत ये प्रॉपर्टी मुझसे नहीं छीन सकती, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड राइट इन रिम, यानी कि ऑल दोज राइट विच कैन बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आर कॉल्ड राइट्स इन रिम, और all those rights which can be enforced against a particular person is called right in personam। तो इंजर्ड पार्टी जिसका राइट इन्फ्रिंज होगा, लीगल राइट इन्फ्रिंज होगा, वो कंपनसेशन लेगा भाई कोर्ट से, कोर्ट में जाएगा, लीगल सूट फाइल करेगा और उसके बाद उसको कंपनसेशन मिलेगी। चलो आप जो है अकॉर्डिंग टू विनफील्ड के देखते हैं हम कि विनफील्ड क्या कहते हैं इसके बारे में। टॉर्टियस एक्ट अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ, यानी कि फॉर एग्जांपल जहां राइट होगा वहां ड्यूटी होगी। मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी के घर बगैर इजाजत ना जाऊं, और अगर मैं गया तो उसका राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा। तो लिहाजा ड्यूटी, अगर मैंने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दी, ड्यूटी के क्या कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, तो दूसरे बंदे का राइट इन्फ्रिंज होगा। तो यही बात लिखी गई है कि वो बंदा जो कि अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर लेता है, और ड्यूटी वो ड्यूटी जो कि लॉ ने इंपोज की है अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ऑल दोज ड्यूटीज विच आर इंपोज्ड बाय लॉ अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर कॉल्ड ड्यूटीज। द ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन जनरली, मेरी जो ड्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ नहीं है कि मैं सिर्फ इस बंदे के घर ना जाऊं, मैं सिर्फ इस बंदे के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश ना करूं। ड्यूटी जो है वो जनरली है, ठीक है, मैं किसी के घर भी बगैर इजाजत नहीं जा सकता। And its breach is redressable by an action for unliquidated damages, और अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी को जो है वो ब्रीच कर दे तो वो redressable है, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं किससे से, by an unliquidated damages, damages देने से। unliquidated damages को ज़रा से हम समझते हैं। अच्छा, जो बंदा रॉन्ग कमिट करता है, रॉन्ग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉर्ट फीजर। जो बंदा रॉन्ग कमिट करता है उसको हम कहते हैं टॉर्ट फीजर। इसको हम रॉन्ग डूअर भी कह सकते हैं, इसको हम इन्फ्रिंजर भी कह सकते हैं। अच्छा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज डैमेजेस विच आर नॉट फिक्स्ड, वो डैमेजेस जो कि फिक्स नहीं है। एक बंदा मेरे घर में बगैर इजाजत अंदर आया, मुझे क्या पता कि मुझे कोर्ट से कितने डैमेजेस मिलेंगे, उस बंदे से कितना कंपनसेशन मुझे मिलेगी। मगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, जितना आपको नुकसान हुआ उतना ही आपको क्या देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे। यानी कि यहां पर फिक्स नहीं है, टॉर्ट में फिक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट, फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसपासिंग इज अ रॉन्गफुल एक्ट, पासिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी रॉन्गफुल एक्ट होगा जिससे दूसरे बंदे का राइट वायलेट होगा, हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। तो इसी तरीके से जो है ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन, तब मैंने कहा कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं ताकि नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। जब भी मैं अगर टॉर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो आप लोग समझ जाइएगा, टॉर्ट फीजर, रॉन्ग डूअर और इन्फ्रिंजर, वो बंदा जो कि टॉर्ट कमिट करता है उसको हम कहते हैं टॉर्ट फीजर, wrong doer, infringer. Unliquidated damages, it means the damages are not fixed and it is the power of the court to fix the damages according to the circumstances and facts of the case। इसी तरीके से जो है हमारा wrongful act, यानी कि वो एक्ट जिससे किसी दूसरे बंदे का राइट वायलेट हो जाए। रॉन्गफुल एक्ट दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो कमीशन या वो ओमिशन, ठीक है, या आप कमिट कर दो या आप उसको ओमिट कर दो। फॉर एग्जांपल, किसी की लीगल ड्यूटी है ही नहीं और वो बिला इजाज़त जो है वो आ जाए और
जो है वो मेरे घर में मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए, तो इट इज़ कॉल्ड कमेशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, जिससे मेरा लीगल राइट वायलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसकी ड्यूटी है, हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल वॉचमैन जो है वो इसकी ड्यूटी है कि वो जिस जगह पर उसको जो है ड्यूटी दे दी गई है कि आप इस जगह का ख्याल रखें, और अगर वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर लेता है और जिससे जो उसका मास्टर है उसको नुकसान पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि भाई सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी ओमिट कर दी है, ठीक है, अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं किया, अपनी ड्यूटी की ब्रीच की है, लिहाजा ही विल बी हेल्ड लायबल टू पे कंपेंसेशन टू हिज मास्टर, ठीक है। तो कमीशन भी हो सकता है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन भी हो सकता है। तो यही है इस डेफिनेशन में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब भी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये अल्फाज आप लोगों के जहनों में होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये जो इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है टॉट जो है वो हमारे पास कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, और अगर कोडिफाइड फॉर्म में होता तो हम कहते हैं कि टॉट एक्ट और इसके बाद ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट आ जाता है, उसके बाद जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट आ जाता है उसमें। और इसी तरीके से जो है ये टॉर्टियस लायबिलिटी, ये जो डिफिनीशन है, अगर जब भी कोई ऐसा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, तो ये जो डिफिनीशन है और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये ज़रूर लिखना, इंशाल्लाह इससे जो है आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो है ये डिफिनीशन लिखना लाजमी है, और जो मैंने अल्फाज बोले हैं राइट इन रिम राइट इन पर्सनम के हवाले से वो भी आप लोग अपने पास नोट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।